तालाब पर सन्नाटा तारी था। हम सिर्फ इशारों में एक दूसरे को अपना मफहूम समझा रहे थे, सरगोशियों में भी बातें नहीं कर रहे थे। मैं संगमरमर की उस रविश पर आ गया जहां मुंह अंधेरे आश्रम में रात गुजार कर महादेव की चहीती नर्तकी को स्नान करने आना था। ये रविश सीधी महादेव के आश्रम के कमरा खास के अकबी दरवाजे की तरफ जाती थी। हम रविश को छोड़कर साथ वाली फूलदार झाड़ियों की ओट लेकर आगे बढ़ रहे थे। आश्रम की इमारत अंधेरे में किसी छोटे कले की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी एक खिड़की में मध्यम रोशनी हो रही थी, बाकी सारी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। ये आश्रम का अकब था। आश्रम के सदर दरवाजे की तरफ गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर उस तरफ रात को कोई नहीं था। ये बात मुझे सिंथिया ने भी बता दी थी। आश्रम का अकबी दरवाजा बंद था। मैंने उसे जरा सा धकेला, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दीवार के बिल्कुल साथ लगकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। कमांडो खालिद मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एक जगह दीवार में जमीन से कोई 1 फुट ऊपर एक छोटा सा शिगाफ था। वहां से 2-3 ईंटें उखड़ी हुई थी। मैंने झुककर उसके अंदर 2 टाइम बम रखे और क्लॉक का बटन दबा दिया। उसे भी तकरीबन 1 घंटे बाद फटना था। इसी तरह मैंने दीवार में आगे जाकर भी 2 टाइम बम दीवार के एक सुराख में फंसा कर बटन दबा दिए। यहाँ एक छोटा सा बरामदा था। बरामदा अंधेरे में खाली पड़ा था। मैंने खालिद को बरामदे में चलने का इशारा किया और पंजों के बल चलता बरामदे में आकर सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये छोटा दरवाजा था, शायद यहाँ से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। मैंने दरवाजे को धकेला। वो अंदर की तरफ नहीं खुलता था। मैंने उसे बाहर की तरफ खींचा तो उसका पट खुल गया। सीढ़ियां ऊपर को जाती थीं। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे के करीब आए तो हमें एक मर्द के हंसने और नशे में बातें करने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटी सी गैलरी थी जिसके आगे पत्थर की जालीदार छोटी सी दीवार थी। हम झुककर गैलरी में आए और वहीं बैठकर जालियों में से दूसरी तरफ देखा। सामने एक मंजर नजर आया कि महादेव एक मसनद पर नीम उरिया हालत में बैठा झूम रहा है। एक नर्तकी ग्लास में बोतल में से शराब डाल रही है। एक नर्तकी जो तकरीबन उरिया थी उसके जानों पर सर रखे नीम दराज है और महादेव उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। मैंने कमांडो खालिद के कान में सरगोशी की। यही वो शैतान महादेव है जो मेरी बीवी समेत न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जतें बर्बाद कर चुका है। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से दूसरी तरफ थोड़ी सी निकाली और महादेव के फूले हुए पेट को शिस्त में लेने की कोशिश की। स्टेन गन से निशाना कारगर नहीं होता जिस तरह के राइफल का निशाना कारगर होता है। उसका निशाना लिया भी नहीं जाता। टारगेट को सामने देखकर उसके ब्रेस्ट की बौछारें दाएं बाएं फायर की जाती हैं, लेकिन एक तो मेरे पास राइफल नहीं थी। पिस्तौल का निशाना इतनी दूर से धोखा दे सकता था। स्टेन गन का ब्रेस्ट मैं इसलिए फायर नहीं करना चाहता था कि उस शैतान के जानुओं में एक औरत लेटी हुई थी जिसे मारना मेरे मिशन में शामिल नहीं था। कमांडो खालिद ने मुझे स्टेन गन का निशाना बांधते हुए देखा तो मेरे करीब होकर सरगोशी में कहा, ब्रेस्ट फायर करो। मैंने सरगोशी में कहा, मैं औरतों को नहीं मारना चाहता। कमांडो खालिद ने बड़े नुक्ते की बात की। बोला, एक ब्रेस्ट छत पर फायर करो, औरत डर कर भाग जाएगी, टारगेट सामने आ जाएगा, उसे मार लेना। हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। पहले टाइम बम को लगाए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मजीद आध घंटे बाद नाग मंदिर ने एक कयामत खेज धमाके से उड़ जाना था। मुझे जो कुछ करना था जल्दी कर गुजरना था। मैंने स्टेन गन की नाली पत्थर की जाली में से बाहर निकाली और उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही मैंने नाली का रुख छत की तरफ करके एक ब्रेस्ट फायर किया तो धमाकों से कमरा गूंज उठा। दोनों औरतें चीखें मारती दरवाजे की तरफ दीवाना वार दौड़ी। मेरा टारगेट सामने था। महादेव बहुत मोटा था। उसने तेल के चिरागों की रोशनी में एक आदमी को गैलरी में स्टेन गन के साथ खड़े देखा तो वो भी दरवाजे की तरफ दौड़ने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, मगर एक तो वो नशे में था, दूसरा उसका पेट बाहर को निकला हुआ था। वो उठते उठते गिर पड़ा। मैंने दूसरा ब्रेस्ट सीधा महादेव के पेट को निशाना बनाकर फायर किया। उस वक्त तक स्टेन गन के ब्रेस्ट फायर करता रहा जब तक कि शैतान सिफत महादेव का फूला हुआ मोटा जिस्म गोलियों से छलनी होकर लहूलुहान नहीं हो गया। कमांडो खालिद ने मेरा बाजू खींच कर कहा, अब निकल चलो, क्या कर रहे हो? हम गैलरी में से निकल कर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर बरामदे में आए तो सामने से 3 सपेरे फौजी बरामदे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने और कमांडो खालिद दोनों ने उन पर अंधाधुंध
तुरंत फायर शुरू कर दिया। तीनों उलट गए। हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ को दौड़ पड़े। हमें मंदिर की जानिब से लोगों के शोर-ओ-गुल की आवाजें सुनाई दी। उधर से फायरिंग भी शुरू हो गई थी। हम दोनों दौड़ते चले गए। हम सिंधिया की झोंपड़ी की तरफ दौड़ रहे थे। वहां से हमें खूनी जंगल में दाखिल होना था, क्योंकि खूनी जंगल से बाहर निकलने का वही एक करीबी और आसान रास्ता था। मंदिर की तरफ से ऊपर तले 4 जबरदस्त धमाके हुए। मंदिर के आगे हमने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थीं, उन्होंने फटकर 4 सपेरे फौजियों को उड़ा दिया था। अभी इन टाइम बमों के धमाके नहीं हुए थे जो हमने मंदिर और आश्रम की दीवारों में लगाए थे। इनके फटने में मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-15 मिनट ही रह गए थे। हम खूनी जंगल के अंधेरे में तेज तेज चल रहे थे। पीछे से स्टेन गन के ब्रस्ट आ रहे थे, मगर उनकी बौछारें दरख्तों के ऊपर और दाएं बाएं पड़ रही थी। मैंने कमांडो खालिद को फायर करने से मना कर दिया। हमारे फायर के धमाके दुश्मन को हमारी समत बता सकते थे। मुझे कमांडो खालिद को अपने साथ लगाकर तेज तेज कदम चलना पड़ रहा था, ताकि वो मेरे जिस्म की बू की वजह से सांपों और आदमखोर दरख्तों की टहनियों से बच सके। हम जब दलदली जौहड़ के करीब पहुंचे तो अचानक सामने से बनमानस निकल कर सामने आ गया। उसने हम पर हमला तो न किया, लेकिन हमारा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मैं उसके करीब गया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। कमांडो खालिद ने ब्रस्ट मारकर उसे गिरा दिया। ब्रस्ट के धमाके जंगल में गूंजे तो हमारे पीछे फायर आना शुरू हो गया। सपेरे फौजियों को हमारी फायरिंग ने बता दिया था कि हम जंगल में किस तरफ हैं। उसके बाद अचानक खौफनाक धमाकों से जमीन हिलने लगी। ये हमारे लगाए हुए डायनामाइट के धमाके थे। ये इस कदर जबरदस्त थे कि जंगल में जलजला सा गया। दूर मंदिर की तरफ से वावेले की आवाजें आने लगी। फिर ये चीखो पुकार धीमा पड़ता गया। अब हम पर पीछे से फायरिंग नहीं हो रही थी। हमारे लगाए हुए बम्बों के धमाकों ने नाग मंदिर और आश्रम के मलबे को ढेर बना दिया था। हम खूनी जंगल से निकल आए थे। पीछे मुड़कर देखा तो हमारी दाएं जानिब आसमान पर रोशनियों की चमक पड़ रही थी। यकीनन आश्रम और मंदिर के दरो दीवार आग की लपेट में थे। खूनी जंगल की सरहद पार करने के बाद हम रुके नहीं, बल्कि तारीकी में डूबे हुए वीरान मैदान में तेज तेज चलते चले गए। जब हम चौखंबा गांव के बाहर खेतों के किनारे जोगन माया देवी की कुटिया के पास पहुंचे तो यहाँ हमारे मुजाहिद साथी भी हमें मिल गए। हमारे पास 4 दस्ती बम अभी मौजूद थे। कमांडो खालिद ने उन्हें कहा, यहाँ से हमें अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना है, तुम फौरन रवाना हो जाओ, हम तुम्हारे बाद आएंगे। मुजाहिद उसी वक्त गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ चल दिए। मैं और कमांडो खालिद जोगन की कुटिया के बाहर बैठ गए। हमने जोगन के मटके में से पानी पिया और खूनी जंगल के जुनूब की तरफ आसमान को तकने लगे, जहाँ शोलों की चमक पड़ रही थी। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, हमारा मिशन खुदा के फजलो करम से कामयाब रहा है। मैंने कहा, मैंने इस शैतान को उसके साथियों समेत जहन्नम में पहुंचा दिया है। कमांडो खालिद ने अंधेरे में मेरी तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर कहा, खुदा का शुक्र है कि अभी तक तुम इंसानी शक्ल में ही हो। मैंने कहा, अल्लाह करे कि अब मैं ऐसा ही रहूं, क्योंकि अगला मिशन ज्यादा खतरनाक और नाजुक है। ये तो जंगल का मिशन था। अगला मिशन भारत के बड़े शहर कलकत्ते में शुरू होने वाला है। वहाँ हमारा मुकाबला माफिया के छुपे हुए जराइम पेशा कातिलों से होगा। कमांडो खालिद बोला, हम इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाब होंगे। हमने हैंड ग्रेनेड और स्टेन गन्ने मुजाहिदों के हवाले कर दी, जो थैले में डालकर अपने साथ ले गए थे। हमारे पास सिर्फ एक पिस्तौल और कमांडो चाकू ही था। खालिद बोला, मेरा ख्याल है पौ फटने वाली है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम उठे और चौखंबा गांव से जरा परे होकर आगे चल दिए। उस वक्त आसमान पर एक बार फिर बादल छाने लगे थे। जिस वक्त हम भोपाल शहर के मज़ाफात में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। बादल काले स्याह थे, बारिश मूसलाधार हो रही थी। हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क के किनारे एक जगह दरख्तों के नीचे बैठ गए। बारिश मूसलाधार होने की वजह से दरख्तों में से पानी टपक टपक कर हम पर गिर रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वहां से हमें किस तरफ जाना होगा। शहर की इमारतें और टीले पर पुराने किले की इमारत दूर से नजर आ रही थी। सड़क पर बारिश की वजह से किसी वक्त कोई मोटर या रक्षा गुजरता था। 3 मोटर रिक्शे गुजरे, इनमें कोई खाली नहीं था। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि हमें किस तरफ जाना होगा। उसने दाएं जानिब इशारा किया। हमें इन दरख्तों के पीछे से निकलकर पुराने किले की तरफ जाना है। मैंने उसे कहा, सर्दी तो बिल्कुल नहीं है, क्यों ना हम बारिश में ही रवाना हो जाएं। यहाँ हमारा ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। कमांडो खालिद उठ खड़ा हुआ, तुम ठीक कहते हो। हम दरख्तों के नीचे से निकलकर सड़क के किनारे किनारे चल पड़े। हमने अपनी जैकेटों
के कॉलर ऊपर कर लिए थे, मगर बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हम थोड़ी देर में ही शराबोर हो गए। मगर हम चलते गए। पीछे से एक गाड़ी आई और हमारे करीब से गुजर गई। जरा आगे जाकर वो रुक गई। हम उसके करीब से गुजरने लगे तो अगली सीट का दरवाजा खुल गया। ये पुराने मॉडल की बड़ी गाड़ी थी। अंदर से किसी मर्द ने आवाज देकर कहा, अंदर आ जाइए, आपको जहां जाना है पहुंचा दूंगा। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, हमें करीब ही जाना है। मैं गाड़ी में दाखिल हो गया। आ जाओ खान साहब। मैंने खालिद को खान साहब कहकर पुकारा। वो जरा हिचकिचाया, फिर अंदर दाखिल होकर मेरे साथ ही बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी का मालिक लगता था। पक्की उम्र का, चौड़े काठ का आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें थीं, बड़ा वजनदार लगता था। कहने लगा, आपको कहाँ जाना है? मैं चुप रहा कि कमांडो खालिद खुद ही बताएगा। खालिद ने कहा, पुराने किले वाले मोड़ पर उतार दीजिएगा, हमारा मकान वहाँ करीब ही है। मोटर गाड़ी बारिश में सड़क पर चली जा रही थी। उस आदमी ने पूछा, आप इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हैं? कमांडो खालिद ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, एक दोस्त से मिलकर आ रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वो आदमी बोला, मेरा नाम सौलत खान है, मेरा लकड़ी का कारोबार है, कभी हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाइए, ये मेरा कार्ड है। उसने डैशबोर्ड में से कार्ड निकाल कर मुझे दिया, फिर पूछा, आप लोग क्या काम करते हैं? कमांडो खालिद बिल्कुल खामोश रहा। मैंने यूं ही कह दिया, मैं म्यूनिसिपल कमेटी भोपाल में क्लर्क हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसकी मुनियारी की दुकान है। उसके बाद सौलत खान ने हमसे कोई बात न की। शायद हम उसके मतलब के आदमी नहीं निकले थे। सड़क पर पुराने किले का मोड़ आया तो उन्होंने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी कर दी। बारिश का जोर कुछ टूट चुका था। हम शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतर गए। जब गाड़ी आगे निकल गई तो कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये शख्स कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर लगता था। मैंने कहा, मैंने कोई फालतू बात नहीं की। उसने सवाल पूछा, मैंने महफूज रहकर मुख्तसर सा जवाब दे दिया। हम खेतों में पुराने किले की तरफ चल रहे थे। कमांडो खालिद बोला, दरअसल हमें यहाँ बेहद मोहतात होकर रहना पड़ता है। हमारी तहरीक इंतहाई खुफिया भी है, लेकिन हम बाहर आम लोगों में चलते फिरते रहते हैं, हमें ऐसा करना पड़ता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर है? वो बोला, भोपाल की पुलिस या इंटेलिजेंस हमारी जमात के किसी आदमी को अभी तक नहीं पकड़ सकी। इस वजह से उनके पास हमारी कोई शनाख्त नहीं है और वो हम में से किसी को नहीं पहचान सकते। फिर भी हम दिन के वक्त कम ही बाहर निकलते हैं। हमारे मुजाहिद भोपाल शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजिम हैं, लेकिन किसी को उनके बारे में इल्म नहीं कि वो हमारी ज़ेर ज़मीन जमात के मेंबर हैं। इसी तरह हम बातें करते एक छोटी सी आबादी के करीब से गुजर गए। बारिश अब रुक गई थी। आसमान से कुछ फासले पर बाएं जाने पुराने किले के खंडर नजर आने लगे थे। मैंने उन्हें पहचान लिया। इन खंडरों में ही हमें जाना था और उनके नीचे कमांडो खालिद और उसके मुजाहिदों की खुफिया कमीनगाह थी। किले से पहले एक छोटा सा वीरान टीला था जिस पर कीकर के दरख्त और जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। टीले के करीब बारादरी का खंडर था। बारादरी से चंद कदम पीछे कमांडो खालिद रुक गया। उसने मुझे भी अपने साथ वहां बिठा लिया। अगरचे आसमान काले स्याह बादलों से ढका हुआ था, मगर ये दिन का वक्त था और काफी रोशनी थी। उसकी उकाबी नजरें बारादरी के आसपास के इलाके का जायजा ले रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वहां और कोई दूसरा इंसान नहीं है तो कहने लगा, मेरे पीछे आ जाओ। हम बारादरी के करीब से होकर टीले की तरफ निकल गए। यहाँ वही गड्ढा था जिसमें से बारिश का पानी एक जानिब नाले की शक्ल में बाहर निकल रहा था। हम गड्ढे में उतर गए और झाड़ियों को हटाकर खुफिया कमीनगाह के शिगाफ में से गार में दाखिल हो गए। हमारे मुजाहिद हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे। कमांडो खालिद ने उस वक्त अपने एक मुजाहिद के हाथ मेरी बीवी जमीला को पैगाम पहुंचा दिया कि हम अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके खैरियत से वापस आ गए हैं। इससे मेरी भी तसल्ली हो गई। हमने खाना खाया और सो गए। सारी रात के जागे और थके हुए थे। जब जागे तो रात हो गई थी। कमांडो खालिद ने चाय बनवाई। हम चाय पीते हुए अपने अगले मिशन के बारे में गुफ्तगू करने लगे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, कमांडर, मैं कलकत्ते मुक्ति बाहिनी वालों को ठिकाने लगाने से पहले दिल्ली में श्रीराज को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। उस शख्स ने मेरी बीवी को कलकत्ते से खरीदा था और उसको अपने गुरु देवगिरी को तोहफे के तौर पर पेश किया था। मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। कमांडर खालिद खामोशी से चाय पीता रहा। कहने लगा, ये श्रीराज दिल्ली में किस जगह रहता है? मैंने उसे उसकी आलीशान कोठी का हुदूद अरबा बताया और कहा, मेरे मोहसिन मुश्ताक अली साहब इस मिशन में हमें गाइड करेंगे। उनका एक आदमी श्रीराज के गैंग में काम करता है। उसकी मदद से हमारे हाथ श्रीराज की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। कमांडो खालिद ने बड़ी अक्लमंदी की बात की। कहने लगा, करमदाद, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्ताक अली साहब हमारी मदद करेंगे। जैसा कि तुमने बताया है कि दिल्ली में उनका होटल का कारोबार है, सब लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। वो श्रीराज के गैंग से दुश्मनी लेने का खतरा मोल नहीं लेंगे। मैंने सोचा कि कमांडो खालिद ने कोई गलत बात नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को पनाह दी थी और हमारी हर तरह से मदद की थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि हम एक रोज वहां से कलकत्ते की तरफ जाने वाले हैं। श्रीराज
श्रीराज के मामले में हो सकता है वो अपना हाथ खींच लें। मैंने कमांडो खालिद से कहा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? ये बात तय है कि मैं श्रीराज को किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खालिद चैनक में से अपनी प्याली में चाय उंडेल रहा था। कहने लगा, तुम्हारा ये फैसला हक बजानिब है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि हमें मुश्ताक अली साहब से इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी करना है अपने तौर पर करना चाहिए। मुश्ताक अली साहब को हम कुछ नहीं बताएंगे, उनके पास ठहरेंगे और किसी बहाने तुम उनसे श्रीराज के मामूलात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करोगे। कमांडो खालिद का मशवरा मुझे पसंद आया। मैंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। वो बोला, तुम उन्हें मेरा तारुफ इस तरह कराओगे कि ये मेरा दोस्त अली अकबर है। तुम उन्हें ये भी नहीं बताओगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी जमीला मिल गई है। महादेव आश्रम के कमांडो मिशन के सिलसिले में भी कोई बात नहीं करोगे। उन्हें यही कहना कि अली अकबर के जरिए मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बीवी श्रीराज के पास ही है। उसने संथावली के गुरु देवगिरी से वापस मंगवा लिया है और दिल्ली में ही किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ है। बाकी मुश्ताक अली साहब को मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ भोपाल से दिल्ली क्यों आया हूँ। ये सारी बातें तय करने के बाद हमने दिल्ली मिशन के प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने खालिद से कहा, हमें कितने मुजाहिद अपने साथ ले जाने होंगे? कमांडो खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ से हमें एक भी आदमी ले जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमारे मुजाहिद मौजूद हैं, वो हमारी मदद करेंगे। हमारी खुफिया जमात के कारकुन भारत के हर बड़े शहर में मौजूद हैं। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये प्रोग्राम बना के हम अगले रोज शाम की गाड़ी से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कमांडो खालिद ने कहा कि हमें अपने साथ किसी किस्म का असलहा वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें जिस किस्म के असलहे की जरूरत पड़ी दिल्ली के मुजाहिद हमें मुहैया कर देंगे। अगले रोज जमीला मुझसे मिलने खुफिया कमीन गाह पर आई। मुझे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल गया। ये जानकर उसे और भी खुशी हुई कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मुझ पर सांप की शक्ल इख्तियार कर जाने का दौरा नहीं पड़ा। मैंने उसे कहा, जमीला, लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह मैं अपनी असल शक्ल में ही जिंदा रहूंगा। वो बोली, मैं तो दिन रात यही दुआएं मांगती रही हूँ कि खुदा हमारे गुनाह बख्श दे और हम जल्दी वापस पाकिस्तान पहुंच जाएं। फिर कहने लगी, तुमने देवगिरी और महादेव को हलाक करके मेरे सीने में ठंड डाल दी है। अब हमें पाकिस्तान रवाना होना चाहिए। उस वक्त हम दोनों अकेले थे। कमांडो खालिद हमारे पास नहीं था। मैंने कहा, जमीला, अभी मेरे इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। अभी मुझे कुछ और लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है जिन्होंने तुम्हें ढाका से अगवा किया, कलकत्ते के बाजार में फरोख्त किया। उन लोगों को भी ठिकाने लगाना है जिन्होंने तुम्हें कलकत्ते के बाजार से खरीदा और मेरी इज्जत और गैरत से खेलते रहे। जमीला ने सर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, करमदाद, तुम एक गैरतमंद और बहादुर मर्द हो। मुझे तुम पर फख्र है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे खामद हो, लेकिन मेरी जान, ये परदेश का मामला है और फिर हम दुश्मन मुल्क में हैं। तुम्हारे पीछे भारत की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले लगे हुए हैं। तुम किसी भी जगह किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद हम कभी पाकिस्तान ना पहुंच सकें। मैंने जमीला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे प्यार करते हुए कहा, मेरी जान, खुदा पर भरोसा रखो। जिस तरह उसने अब तक हमारी हिफाजत की है उसी तरह वो आगे भी हिफाजत करेगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि अगर मैं अपनी इज्जत के लुटेरों से इंतकाम लिए बगैर यहाँ से चला गया तो मेरा ज़मीर वहाँ मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगा। मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। क्या तुम इसे गवारा कर लोगी? जमीला ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और कहा, कमांडो खालिद मेरे साथ होगा। हम बहुत जल्द अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आ जाएंगे। 4-5 दिनों की बात है। उसके बाद कमांडो हमें कश्मीर की पहाड़ियों में से भारत का बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान चले जाएंगे। शाम होने से जरा पहले जमीला वापस कमांडो खालिद की कजन सिस्टर लाला रुख के घर चली गई। उसने मुझे बताया था कि वो वहाँ बड़े आराम से रह रही है। जमीला के जाने के बाद मैंने और कमांडो खालिद ने दिल्ली रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ी शाम के 7:30 बजे छूटती थी। दिल्ली में सर्दी का मौसम था, मगर मुझे और खालिद को मालूम था कि कलकत्ते पहुंचने के बाद सर्दी की शिद्दत खत्म हो जाएगी। चुनाचे हमने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। कमांडो खालिद ने ठंडी जैकेट के ऊपर एक गर्म चादर ले ली थी। कहने लगा, ये चादर मैं रास्ते में जहां चाहूं फेंक सकता हूं। चादर का एक फायदा ये भी था कि वो अपने आप को पुलिस और इंटेलिजेंस की नजरों से किसी हद तक महफूज रख सकता था। इससे ज्यादा मुझे अपनी फिक्र थी क्योंकि मैं पुलिस और इंटेलिजेंस की निगाहों में आ चुका था। अगरचे भारत के किसी थाने में मेरी तस्वीर नहीं लगी थी, फिर भी मशरकी भारत की पुलिस के कुछ ओहदेदारों को मेरी शनाख्त थी और मैं उन लोगों के इलाके में ही जा रहा था। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, मेरा जाना जरूरी था। ताहम हमें कुछ रोज दिल्ली में बसर करने थे और श्रीराज जैसे बदकिमाश को ठिकाने लगाना था।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।